नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल वाइन्स के इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम मिखलेश कुशवाहा है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आप जिस जल का प्रयोग पीने के लिए करते हैं, जिस जल का इस्तेमाल पीने के जल के रूप में करते हैं, उसमें मल हो सकता है, तो आप कहेंगे ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हो तुम। किसी को भी ये बेहुदी बात लग सकती है, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है, जो न्यूज सामने आई है, वो इस बात को सच साबित करती है। यह खबर है इंदौर शहर से, जो भारत के दिल में बसे, भारत के बीचों बीच स्थित मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो लगातार 8 बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम कर चुका है। यह उस शहर की कहानी है जहां पर पीने के जल में मल की मात्रा देखी गई। मल है, सीवेज का पानी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, 30 से ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती हैं और 2000 से ज्यादा लोग बीमार बताए गए हैं। सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है। हम कहते हैं जल ही जीवन है। यह सच है कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है, और जिस जल की व्यवस्था के लिए, जिस जल की आपूर्ति के लिए जितनी गंभीरता दिखाने की जरूरत है, उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। और यह बात साबित होता है इंदौर नगर निगम के कारनामों से और जो खबर आई है उससे। तो हम जानेंगे कि क्या मुद्दा रहा है और भारत में किन किन संदूषकों की मात्रा जल में देखने को मिल रही है, उसकी मात्रा क्या है। तो एक एक करके हम समझते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। पहले तो हम न्यूज को देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है। हालांकि सारे न्यूज चैनल्स जो इंग्लिश मीडियम खास तौर पे हैं, उनमें ये न्यूज कवर किया गया है और बताया गया है कि वाटर कंटेमिनेशन किल 7, क्राउन्ड क्लीनेस्ट सिटी 8 टाइम्स, इंदौर नाउ फेसेस टैप वाटर क्राइसिस, है ना। तो कितनी गंभीर बात है ये कि जहां एक तरफ भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना के माध्यम से, नल जल योजना के माध्यम से यह लक्ष्य रखती है कि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, जबकि यह हाल ऐसा है कि जो इंदौर सिटी है, जो भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, जो लगातार 8 बार स्वच्छता का खिताब ले चुकी है, उस शहर का यह हासिल है जहां पर पीने के लिए स्वच्छ जल तक उपलब्ध नहीं है। और उसका परिणाम यह होता है कि जिस जल से पोषण मिलना चाहिए, जिस जल से जीवन मिलना चाहिए, उसी जल ने कई घरों में मातम फैला दिया है, कई घरों में दुखों का कारण है, कई घरों में दुखों का बरपार लेकर लौटा है। और हम आज उस विषय में बात कर रहे हैं। वहां के जो राजनेता हैं, उनका क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि जिस भी अधिकारी से गलती हुई है उसकी जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो मृतक हैं, जिनकी जान गई है, उसको 2 लाख रुपए, उसके परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। बहुत आसान है ये कि हम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख सरकारी फंड से दे दें। हम कहते हैं मुख्यमंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री अपने जेब से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की यह कमाई है कि वो अपने जेब से पैसा दे रहे हैं किसी को भी। आए दिन हम देखते हैं कि तमाम वो हादसा होती है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे किसी तरह की घटना हो, चाहे किसी के गलती से हुआ हो, किसी की लापरवाही से हुआ हो, किसी के जानबूझ के किए जाने के कारण हुआ हो, तमाम घटनाओं में प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक सभी क्या करते हैं, सभी मुआवजा की घोषणा कर देते हैं कि 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए। इसकी निदान की कोई बात नहीं करता। क्यों घटना बार बार क्यों सामने आती है, किसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सोचिए, जिस जल से पूरे शहर का जीवन
उद्धार हो रहा है, जीवन चल रहा है, जिस जल का सेवन किया जा रहा है उस जल में मल की मात्रा हो, सीवेज का पानी आ रहा हो, और झटके में 8 घरों के चिराग बुझ गए, 2000 लोग बीमार हैं, 32 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। ईश्वर ना करे कि उन्हें कुछ हो जाए, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? 2 लाख रुपए दे देने से आप उनका जीवन वापस ला देंगे? आज यह खबर में है, कल खबर में नहीं होगा। आए दिन हम ये तमाम घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जिस किसी चीज में जितनी गंभीरता बरती जानी चाहिए हमारे शासन प्रशासन द्वारा, वो गंभीरता नहीं बरती जा रही है, यह स्पष्ट हो गया है। पहले तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है और इंदौर की स्थिति क्या है। तो हमारे ये भारत का आउटलाइन है, भारत है, भारत के बीचों बीच अपना ये मध्य प्रदेश का राज्य है, एकदम सेंटर में पड़ता है, और इसी के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर ये हमारा इंदौर शहर पड़ता है। इसी का ये थोड़ा बड़ा रूप है, जो कि 8 बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब प्राप्त कर चुका है। और वास्तविक अर्थों में देखें तो जितनी मीडिया में, जितनी समाचार पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, वास्तविक अर्थों में स्वच्छ है। इस मामले में भारत के तमाम शहरों को इंदौर से सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। लेकिन वहीं एक और पहलू है जहां पर जल जैसे संवेदनशील चीज को, जल जैसे जरूरी चीज में इतनी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया है। ये कैसे हुआ है? जो मैं मल की बात बता रहा था, तो जो सीवेज का पानी है, जो वॉशरूम का पानी है, टॉयलेट का पानी है, उसको एक पाइप के माध्यम से क्या किया जाता था कि जो लेयर था, पानी का लेयर है, जहां से सप्लाई होता था घरों में नल के माध्यम से, वहां उसके जस्ट ऊपर में एक गड्ढा खोद के उसी में स्टोर किया जाता था। ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे कि टॉयलेट से निकला हुआ जल इसके माध्यम से जाता है, और ये जो वास्तविक अर्थों में जो पानी सप्लाई है, पानी के पाइप हैं, है ना, उसके ऊपर एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उसी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो पाइप था जिससे सप्लाई हो रही थी पीने वाले जल का, उसमें लीकेज थी, है ना। तो लीकेज जो टाइट कसा नहीं गया था, वहीं से जो सीवेज का पानी है वो लगातार खींचता गया और लोगों के घर में वो लगातार सप्लाई हुई। पता नहीं कितने दिनों तक लोगों ने ऐसे जल का सेवन किया, यह मानते हुए कि हम भारत के सबसे स्वच्छ शहर में रह रहे हैं और हमारी सरकार इतने जिम्मेदार है कि हमें गलत तो कर ही नहीं सकती, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, खास तौर पर जल जैसे जरूरी मुद्दे में। लेकिन सरकार ने कहा ना, आप हमारे बारे में गलत धारणा बना कर रखे हैं, आइए हम आपको बीमार करते हैं, हम आपके किसी सदस्य को मार देते हैं। और हुआ वही कि उनकी एक गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली से, रवैये से 8 घरों के लोग मारे गए। 8 लोग मारे गए और इतने लोगों में 2000 से ज्यादा लोग बीमार हुए। अभी हम जानते हैं कि केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है CGWB, वो एक वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करता है, प्रति वर्ष ये जारी करता है। तो वर्ष 2025 में ये कौन कौन से मुद्दों पर प्रकाश डालता है, कौन कौन से जो संदूषक हैं उनके बारे में बात करता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि इस टेबल के माध्यम से कि जो समग्र गुणवत्ता है, ऑल ओवर जो क्वालिटी है जल की भारत में, उसकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले देखिए कि जो 71.7% है जो सुरक्षित पेयजल है, सुरक्षित जल है, जो भारतीय मानक ब्यूरो है और WHO, ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मानकों के अनुरूप है ना। यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, सब उपयोग किया जा सकता है, उस जल का सेवन किया जा सकता है। लेकिन उसमें से 28.3% ऐसे जल है जो संदूषित है, जिसको पीने से आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, आपकी जान तक जा सकती है। ये कौन कहता है? केंद्रीय भूजल बोर्ड का रिपोर्ट जो है, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के माध्यम से कहा जाता है।
जो पेयजल पर निर्भरता है ग्रामीण भारत में, लगभग 80% जो लोग हैं वो डायरेक्टली पेयजल के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर करते हैं, भौम जल पर निर्भर करते हैं, है ना। और अगर हम कॉन्टेमिनेटेड जल का, संदूषित जल का उपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो सकता है, चुनौती उत्पन्न हो सकती है और आप बीमार हो सकते हैं, अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, अब हम संदूषकों को देखते हैं कि लाइन बाय लाइन जितने संदूषक को कवर किया गया है इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि उनकी मात्रा कितनी है, गंभीर है कि नहीं है, और उनके सेवन से कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है, कौन सा ऐसा मानव जीवन को नुकसान हो सकता है। एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट है जो सबसे व्यापक प्रदूषक है भारत में। भारत में इसकी व्यापकता सबसे अधिक है, जितने भी संदूषक है उनमें सबसे अधिक इसकी व्यापकता है। ये सबसे व्यापक प्रदूषक है। जो 20% जो नमूने हैं, 20% कुल नमूनों में से 20% नमूने जो जांच में लिए गए थे, जो सर्वेक्षण में लिए गए थे, उसमें 45 मिलीग्राम से ज्यादा, 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा क्या मिला है, नाइट्रेट मिला है। 45 मिलीग्राम से ज्यादा नाइट्रेट मिला है। और इसके स्रोत क्या है कि मतलब कहां से ये नाइट्रेट जल में घुल जाता है और जल में शामिल हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है ये उर्वरक है, जो हम खेतों में कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए यूरिया डाई डालते हैं, वो जल के माध्यम से, बारिश के जल के माध्यम से जो हम जल खेतों में डालते हैं उसके माध्यम से बहकर जो वाटर बॉडीज हैं, जल निकाय है, उसमें मिल जाती है और वो जल निकाय छन छन के धीरे धीरे भौम जल का रूप धारण कर लेते हैं, भौम जल में समा जाते हैं और जैसे ही हम जल का को निकालते हैं और उपयोग करते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला तो है उर्वरक जो हम कृषि में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सीवेज, जैसा कि आप इंदौर के मामले में देखें कि सीवेज के माध्यम से भी भौम जल में धीरे धीरे मिल जाता है, क्योंकि हम लोग जो गड्ढा खोद देते हैं जहां पर मल का जो जल है उसको हम निपटान के लिए रखते हैं, वहां से वो जल में मिल जाता है। और जो पशु अपशिष्ट है, पशुओं द्वारा जो अपशिष्ट होता है पशुओं के, उसके माध्यम से ये नाइट्रेट निकलता है और इससे होने वाली जो बीमारी है, जो शिशुओं में, जो नवजात बच्चे हैं उनमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये बहुत गंभीर बीमारी है। तो ये नाइट्रेट का रहा। इसके बाद दूसरा यूरेनियम। यूरेनियम देखिए जो 6 से 8% नमूने हैं जो सीमा पार, मतलब जो निर्धारित सीमा है उससे अधिक में मिले हैं। 6 से 8% नमूनों में ये यूरेनियम की जो सांद्रता है वो सीमा से अधिक पाई गई है। और सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य है वो पंजाब है, उसके बाद से हरियाणा, फिर दिल्ली का स्थान आता है। और स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है, तो भूजनित आता है, अत्यधिक दोहन से आता है। अगर हम यूरेनियम माइनिंग करते हैं तो वो फैल सकता है वातावरण में और जल निकायों को प्रदूषित कर सकता है। इससे किडनी की बीमारी और कैंसर का जोखिम बना रहता है। और यूरेनियम का प्रभाव यह है कि आप झारखंड के जादूगोड़ा की स्थिति जान सकते हैं। वहां पर तो बच्चा मां की कोख से पैदा ही होता है तो तरह तरह की बीमारियों को लेकर ही तो पैदा होता है और ग्रामीणों में हमेशा असंतोष का विषय बना रहता है। लेकिन सरकार नकार देती है इस बात को कि यूरेनियम अपशिष्ट की वजह से किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। लेकिन यह स्थिति किसी से छिपी नहीं है। तमाम न्यूज चैनल से, तमाम स्वतंत्र जो मीडिया हाउसेज हैं उन लोगों ने यह प्रकाशित किया है, यह छापा है कि कहीं ना कहीं जो यूरेनियम है वहां के लोगों के बीमारी का मुख्य कारण है और वहां के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने का मुख्य कारक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो लेड है, सीसा जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा जो संदूषक है, जो कंटेमिनेटेड है, इससे सीसा के वजह से है, उच्चतम संदूषण स्तर है। और दिल्ली देश में शीर्ष स्थान पर है। दिल्ली सबसे ज्यादा सीसा से प्रभावित है, लेड से प्रभावित है। और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा होता है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट में ये बाधा उत्पन्न करता है। बच्चे स्लो हो जाते हैं अगर इसका सेवन करते हैं, ऐसे प्रभावित हो जाते हैं। तो फ्लोराइड है तो 8.05% नमूने में सीमा पार है फ्लोराइड की मात्रा। और सबसे प्रभावित राज्य है जो राजस्थान है और इसका स्रोत प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। ये दांत या फिर हड्डियों से संबंधित बीमारी का कारण बनता है फ्लोराइड। फिर ये लवणता है, साल्निटी जिसको बोल सकते हैं।
7.23% नमूने सीमा पार हैं। और जो क्षेत्र है फिर से राजस्थान है, उसके बाद दिल्ली और जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं, है ना, एरिड सेमी एरिड एरियाज हैं, वहां पर यह देखने को मिलता है और कृषि और पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। यानी कि आप कृषि में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इस जल का और ना ही पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्सेनिक है, आर्सेनिक का आप हालिया न्यूज़ में लगातार यह देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि आर्सेनिक की गंभीरता तमाम राज्यों के जिलों क्षेत्रों में सुनने को मिल रही है कि भौम जल में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे वो पीने योग्य नहीं बच रहा है। तो सीमा से अधिक सांद्रता है, ये रिपोर्ट में सामने आई है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वो गंगा बेसिन का क्षेत्र है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं, है ना। और यह त्वचा कैंसर और त्वचा पर घाव जैसे रोगों का कारण बनता है। एक यूरेनियम का आपने न्यूज़ देखा होगा, हाल ही में नवंबर के समय में काफ़ी चर्चा का विषय था कि बिहार के कुछ जिलों में, है ना, वहाँ पर जो माँ का दूध है, जो स्तनपान कराने वाली महिला है, उसके दूध में यूरेनियम की मात्रा मिली है। हालांकि उसकी सांद्रता जो है वो 5.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जो कि मानक, जो निर्धारित मानक है उससे काफ़ी कम है। निर्धारित मानक 30 मिलीग्राम है। लेकिन फिर भी यह गंभीर विषय है कि पहली बार देश में ऐसा मामला आया है जहां पर मां के दूध में यूरेनियम मिला है। यह मात्रा जो है वो बीमार तो कर सकता है, लेकिन कैंसर का कारण नहीं बन सकता। गैर कैंसर जन्य यह बीमारी हो सकती है, लेकिन सोचिए कितना गंभीर है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, हमने नहीं सोचा होगा कि मां के दूध में भी यूरेनियम मिल सकता है। यह साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था और 2025 के नवंबर माह में काफी न्यूज चैनलों ने कवर किया था और चर्चा का विषय बना था। और जान लेते हैं कि ये केंद्रीय भूजल बोर्ड क्या है, इसके बारे में बेसिक की एक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि ये जो संगठन है, ये संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद, जो हरियाणा में स्थित है, जो दिल्ली से सटा फरीदाबाद है, वहीं पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के मुख्यालय अवस्थित है। इसकी स्थापना 1970 में हुई। पहले इसका नाम क्या था कि अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन इसका पहले नाम था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, है ना। और मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नोडल मंत्रालय क्या है? तो जल शक्ति मंत्रालय है ना। जल शक्ति मंत्रालय। और भूमिका क्या है? तो जल का आकलन करना, कैलकुलेट करना कि जल कितना है, क्या है, कैसे है, उसका अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटरिंग करना और रेगुलेट करना, विनियमन करना, है ना। इसका ये मुख्य कार्य है, भूमिका है। और अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? किस कानून से इसे अधिकार प्राप्त होता है तमाम कार्यों को संपादित करने का? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत CGWA के रूप में कार्य करता है। यह तमाम कार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा सेशन रहा। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।